अभी जो मैं आपको एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड पढ़ाने वाला हूँ, उसमें जो डेटा आपके लिए है, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उससे कहाँ से सवाल बनते हैं, कैसे सवाल बनते हैं और कितना इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए है। और एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, एसडीजी 14 को छोड़कर बाकी सभी पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए रिपोर्ट जारी करता है। नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो डेटा है उनसे बहुत ज़्यादा सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से लेके क्लाइमेट चेंज, हंगर से रिलेटेड और जितना भी लाइफ ऑन लैंड से रिलेटेड आपके जो है इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड सारे आंकड़े आपके प्रकाशित होते हैं। और इसलिए एक जगह पे आपको बहुत सारा डेटा पढ़ने के लिए मिल सकता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी एग्जाम हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड की। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ, जिससे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ इसमें। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 2018 की, तो 2018 में इसका स्कोर 57 था भारत का, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में। 2020 में ये स्कोर आपका 60 हो जाता है। 2020-21 में ये स्कोर आपका 66 हो जाता है। इसके बाद 2021-22 और 2022-23 की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होती है। आपका देखो, ये इंडेक्स 1 था, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है और ये इंडेक्स आपका 4 है, जो है 2023-24। और इस समय भारत का जो स्कोर है वो 71 है। तो इसको पहली चीज आप याद रखिएगा। हाँ, नोट करिए, ना करिए तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आप इसको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स, अभी आप देखेंगे कि कितना डेटा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, आप समझेंगे कि एक सवाल के साथ साथ आपके कम से कम 10-15 सवाल जो है इसमें मतलब बताए जाएंगे आपको। देखिएगा, तो सबसे पहले ये परफॉर्मेंस आप भारत की याद रखिएगा कि भारत किस तरह से 2018 से और 2023-24 तक अपने परफॉर्मेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको लेकर अपनी परफॉर्मेंस भारत आगे देता रहा है। आइए अब देखिए, देखिए ये कुछ आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। आप देखिए, इसमें एसडीजी 14 को छोड़कर बाकी सारे गोल्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं और इसमें आपको बताया गया है कि आखिरकार कौन सा गोल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पे है, भारत के द्वारा किस गोल पे सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एसडीजी इंडिया, एसडीजी गोल 1। 1 क्या है? नो पावर्टी। नो पावर्टी पे आप देखिए कि 2018 से भारत लगातार प्रयास करता रहा और आपको एक पॉजिटिव प्रयास भारत का देखने को आपको मिलेगा कि 54। फिर इसके बाद में आप देखिए बीच में थोड़ा सा गैप भारत में जरूर दिखता है, लेकिन 60 के बाद में आप देखिए, अगर 3 साल का देखें तो लगातार भारत प्रदर्शन पे है और नो पावर्टी में भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और इधर अगर मैं बात करूं तो फ्रंट रनर अप में भारत दिखाई देता है आपको, किसमें? नो पावर्टी में। जब हम जीरो हंगर की बात करते हैं, जो हमारा एसडीजी 2 है, एसडीजी 2 में हम देखें तो भारत की अगर 2019-21 में थोड़ा सा, 19-20 में क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम दिखी है, लेकिन इसके बाद में इस बार भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और परफॉर्मर कैटेगरी में जीरो हंगर को रखा है भारत के द्वारा। हालांकि इस बार जो हंगर रिपोर्ट आई है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, उसमें भारत की स्थिति बहुत गिरा की दिखाई गई है, कमतर दिखाई गई है, शायद 105 स्कोर आया है। लेकिन अभी इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उस पे भारत की एक परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एसडीजी 13 में अच्छा परफॉर्मेंस किया है अखिलेश। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में मैं अगर बात करता हूँ एसडीजी 3, जिसको हम कहते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अब देखो, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, देखो अगर मैं जीरो हंगर की बात करूं तो जीरो हंगर में जो सरकार के प्रयास हैं वो कौन से रहे? जैसे एनएफएसए के तहत सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सबको कवर करना। और गुड हेल्थ एंड वेलबींग में भी बहुत अच्छा प्रयास सरकार का रहा है। और इसका स्कोर देखिए 52, फिर 61, फिर 74 और इसके बाद 77 स्कोर। ठीक है, तो फ्रंट रनर अप में ये भी स्कोर आपका आया है। इसमें जैसे आयुष्मान भारत योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है, जो जन औषधि योजना है, ये इन सभी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है जो हेल्थ प्रोवाइड करवाने में। ठीक है, अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूँ तो क्वालिटी एजुकेशन में भी भारत जो है परफॉर्मर की स्टेट में रहा है इस बार। ये बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन में इसमें जो रैंक भारत की आई है वो 61 है, मतलब टोटल एवरेज जो रैंक भारत की आई है उसमें जो है क्वालिटी एजुकेशन की 61 स्कोर है। अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करता हूँ तो जेंडर इक्वालिटी में भी भारत की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हो रहा है। अभी फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो एस्पिरेंट जेंडर इक्वालिटी
एसडीजी गोल में भारत में अगर बात करें तो एस्पिरेंट की कैटेगरी में है, लेकिन फिर भी जो है उसने एक सुधार देखने को आपको मिलता है। अगर मैं एसडीजी 6 की बात करता हूं, जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो, ठीक है, चाहे हर घर जो टॉयलेट योजना इसके तहत लाई गई, इन सभी की अगर मैं बात करूं तो भारत ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और देखिए 89 स्कोर इसमें एसडीजी 6 को आपको मिला है। और भारत अगर 3 साल में देखें तो 3 साल में लगातार अच्छा परफॉर्मर रहा है इसमें, ठीक है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में रहा है। अगर मैं बात करता हूं आपसे एसडीजी 7 की, जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, इसमें देखिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस भारत ने दिया है एसडीजी 7 में। कैसे? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी में देखिए 96 स्कोर मिला हुआ है। एसडीजी 7 को कितना? 96 स्कोर, सबसे ज्यादा। और सुधार भी काफी अच्छा, 70, फिर 92, फिर 96, लगातार सुधार होता रहा है और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। अगर मैं एसडीजी 8 की बात करता हूं, आखिरकार इनके सुधार के पीछे कौन कौन सी वजहें हैं, कैसे भारत ने सुधार किया है, इन पे भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको बहुत अच्छा डेटा आज मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं अगर बात करता हूँ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता हूँ, अगर देखिए डिसेंट वर्क, जो आपका वर्क प्लेस पे एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा, उसमें भी सुधार आया है। साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ में भी भारत में सुधार देखा गया है। इवन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी सुधार हुआ है। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो भारत में जो पर कैपिटल इनकम है, पर कैपिटल जीडीपी है, उसमें भी सुधार हुआ है। तो इस तरह से आप देखें 68 स्कोर आपको एसडीजी 8 को मिलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद में अगर मैं एसडीजी 9 की बात करूं, जो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें भारत ने सुधार जरूर किया है, लेकिन अभी भी भारत परफॉर्मर, इसमें जो है ये गोल आपका भारत में परफॉर्मर की कैटेगरी में आया है। अगर मैं बात करता हूँ रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, तो रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी में भी जैसे मैं बात करूं, अगर फीमेल का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आया है। आप देखेंगे तो जो है आप बहुत सारी, आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इनइक्वालिटी कैसे कम हुई है। आप लोग यहाँ पे बैठ के जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, आज के 10 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो शायद ही आप लोगों में से बहुत कम लड़कियां ऐसी थी जो इस बारे में सोच पाती थी। तो धीरे धीरे ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज रिड्यूस हुई हैं और भारत ने इसमें सुधार भी किया है। हालांकि जो है प्री कोविड स्टेट जो था वहां के आसपास में ही है, ठीक है। अगर मैं सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करता हूं तो इसमें भी भारत ने अच्छी फ्रंट रनर में कैटेगरी में है, ठीक है। अभी स्टेट वाइज भी हम बात करेंगे। और साथ में जो हमारा एसडीजी 12 है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसमें भी भारत ने अच्छा प्रयास किया है और एसडीजी 12 को 78 स्कोर मिला है। अगर मैं बात करता हूँ क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 3, इसने भी 67 स्कोर के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लाइफ ऑन लैंड भी में भी सुधार आया है। और साथ में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो इसमें भी एसडीजी 16 आपका अच्छा सुधार देखने को मिलता है। आप एक बार इसको देखिएगा, कौन से स्कोर में भारत ने अच्छा, मतलब सबसे अच्छा स्कोर किस में रहा है, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, किसमें लगातार भारत सुधार करता रहा है, इन सभी को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। आगे अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो जैसे भारत का स्कोर कितना है? 71। भारत का स्कोर आपका 71 है। ऐसे ही अगर मैं टॉप स्टेट की बात करूं जिसमें सबसे अच्छा फ्रंट रनर में आए हैं, वो कौन आए हैं? उत्तराखंड और केरला। उत्तराखंड और केरला दोनों प्रथम स्थान पे आए हैं, ठीक है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूं तो तमिलनाडु सेकंड पे है। लेकिन अगर मैं गोवा और हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, ये थर्ड स्थान पे आए हैं, ठीक है, थर्ड प्लेस पे आए हैं। लेकिन इसके बाद में अगर मैं पंजाब और सिक्किम को देखूं तो फोर्थ स्थान पे हैं। अगर मैं फिफ्थ की बात करता हूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, फिफ्थ पे तो कर्नाटका हो गया, लेकिन सिक्स पे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तीनों जो है आप देखिए इसी स्कोर पे। लेकिन अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हम एक बार देख लें। देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्कोर है वो कितना है? 67। लगातार अगर आप देखिए तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन चारों स्टेट का स्कोर एकदम सेम आया है आपका इसमें, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 67 स्कोर उत्तर प्रदेश को मिला है। 55 के ऊपर अगर आप हैं तो माना जाता है कि अच्छी स्थिति में है, ठीक है, और आप फ्रंट रनर में है, कैटेगरी में है, तो इस वजह से जो है ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो देखिए पॉवर्टी को एलिमिनेट करने में, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करवाने में, और क्लाइमेट एक्शन जो हमारा एसडीजी 13 है,
और लाइफ ऑन लैंड 15, इसमें भी भारत ने बहुत अच्छी जो प्रोग्रेस की है। लेकिन आखिरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत की जो ये प्रगति है, उस प्रगति के पीछे के कारक क्या है, अगर हम इनको देखें तो उसके पीछे, जैसे सपोज दैट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की प्रगति का आपको कुछ व्याख्या करनी आ जाए या उसके बारे में कुछ लिखना आ जाए या मतलब निबंध में आ जाए, तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे कारक कौन है। तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना गैस के लिए जो है, बाकी स्वच्छ भारत मिशन, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और पीएम मुद्रा और सौभाग्य जो बिजली से हर घर बिजली प्रोवाइड करवाना, अफोर्डेबल जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, और स्टार्टअप इंडिया, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो जो भारत 2018 में 57 था, 2020-21 में आपका 66 हुआ, वो 2023-24 में आपका 61 प्ले स्कोर के साथ में आगे आया है। गोल 13 ने भी बहुत अच्छा सुधार किया है, लेकिन इन सभी को हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। लेकिन अगर मैं 2018 से 2023-24 के बाद बीच में बात करते हैं, ठीक है, तो फास्टेस्ट मूविंग स्टेट में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म करके आगे आया है। 25 स्कोर का सुधार उत्तर प्रदेश में देखा गया, ठीक है, और बाकी भारत का ये स्कोर है जिसमें 60, 66 और साथ में 71 तक भारत पहुंचा है। देखिए, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि आखिरकार ये एसडीजी के जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, उनमें सबसे अच्छा रोल क्या है। देखो, आपके सामने इससे सवाल भी मिलते हैं, इसलिए इस डेटा को आप ध्यान में रखिएगा। लगभग में 4 करोड़ पीएम आवास योजना के तहत लगभग में 4 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे आयोग इस तरह के सवाल पूछता है, योजना देता है और उस योजना के नीचे आपसे सवाल पूछता है कि आखिरकार उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 4 करोड़ हाउसेज का निर्माण लगभग पीएम आवास योजना के तहत हुआ है। पीएम आवास योजना के बारे में पढ़ लीजिए, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको जो डेटा बताया गया जा रहा है, कम से कम इस डेटा को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि कम्युनिटी एंड सैनिटरी जो रूरल एरियाज में है, तो उसमें लगभग में 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं और 2.23 लाख कम्युनिटी सेंटर। अब देखो, एक चीज समझिएगा, ये जो 11 करोड़ टॉयलेट बनाए गए हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा एसबीएम के तहत, क्योंकि जो है आपसे सवाल में फैक्ट आजकल आयोग स्टेटमेंट बना के पूछता है। साथ में अगर मैं पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बात करूं, जैसे एक सवाल दे दिया जाए कि पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, चलिए आप बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत डॉट 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 हुई थी और साथ ही इसके तहत अब तक 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं, उसको कहीं 10.5 कर दे, 11 कर दे या 9 कर दे, ठीक है। तो आप ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर मैं टैप वाटर कनेक्शन की बात करूं तो लगभग में 14.9 मतलब लगभग 15 करोड़ हाउस होल्ड के पास में जल जीवन मिशन के तहत टैप वाटर प्रोवाइड करवाया गया और इससे सवाल संबंधित सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। जल जीवन मिशन के तहत और जल जीवन मिशन में अब तक कितना अचीवमेंट किया गया है, इनसे संबंधित सवाल आपके आए हैं, ठीक है। अगर मैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करता हूं तो लगभग अब तक 30 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं आयुष्मान भारत के तहत। फूड सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, लगभग में 80 करोड़ लोगों को अब तक कवर किया जा चुका है इसके तहत, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत आपसे एक बार सवाल भी पूछा गया है, लगभग में 34 लाख करोड़ जो पीएम जनधन योजना है उनके अकाउंट में जो है दिया गया है। मतलब आपसे पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई पूछ लिया जाए कि पीएम जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई और अब तक इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 50 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन किया जा चुका है। आप फंस जाओगे, ठीक, आप फंस जाओगे, हाँ, 2016 में, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है कि जो स्किल इंडिया मिशन है वो लगभग में 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेंड कर चुका है। पीएम मुद्रा योजना के तहत लगभग 43 करोड़ लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं और जो अमाउंटिंग लगभग 22.5 लाख करोड़ के दिए जा चुके हैं इंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। अब बाकी स्टार्टअप इंडिया के तहत जो लोन गारंटी है यूथ के लिए, उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है। सौभाग्य योजना का संबंध बिजली से है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ अफोर्डेबल एनर्जी या मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने का उद्देश्य है सौभाग्य योजना का। तो इन सभी चीजों को आप कम से कम थोड़ा सा याद रखिएगा। जो हमारी बेसिकली अगर सोलर पावर कैपेसिटी की बात करें तो सोलर पावर कैपेसिटी जो 2.82 गीगावाट से 73 गीगावाट तक जो है इसको पहुंचाया जा चुका है। 2017 से 2023 की बीच की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने लगभग 100 गीगावाट की क्षमता जो है इंस्टॉल की है
इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कम से कम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखो आखिरकार इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, अभी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे गोल नंबर 1 है नो पावर्टी। अब नो पावर्टी में आपने देखा कि यहाँ जबरदस्त सुधार किया गया है। इंडेक्स 3 मतलब पिछली रिपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो भारत जो है लगभग, और इस रिपोर्ट में लगभग में बात करें तो 12 पॉइंट का चढ़ाव उतार हुआ है, मतलब उतार हुआ वो चढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। तो इसमें एक देखो ये डेटा दिया गया है, ध्यान रखना, मैं पहले भी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी रिपोर्ट आपको पढ़ा चुका हूँ। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 24.8% जो थी वो धीरे धीरे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी घट के 40.96% हो गई थी। कब? 2019-21 तक। मतलब 15-16 में जो 24.8% मल्टी डायमेंशनल पावर्टी थी वो 2019-21 तक 14.96% हो गई। लेकिन इसके बाद में 2022-23 में इसमें और सुधार हुआ, और यही क्या हुआ आपका 11.28% तक हो गई है। और लगभग में 24.8 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं 2013-14 से लेके और 2022 तक। ये मतलब अगर डिकेड की बात करूं, ठीक है, दशक की बात करूं, तो लगभग में मोटा मोटा आप देखें तो 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, 99% लोगों को अगर बात करें तो लगभग में मनरेगा के तहत 2023-24 में एम्प्लॉयमेंट दिया गया है जो अनएम्प्लॉयड थे रूरल एरियाज में। ठीक है, पक्का घर की अगर मैं बात करूं तो लगभग में 95% हाउस होल्ड को कवर किया गया है। अगर ये किसके हिसाब से, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं 2019-21 के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, एकदम सही जा रहे हो आप। ठीक, अब देखो आप एक चीज समझने की इसमें कोशिश करो कि जैसे आपसे मल्टी डायमेंशनल से पावर्टी से संबंधित कोई डेटा आपको देकर पूछ ले तो भी आपका यहाँ पर सवाल बन रहा है गोल 1 से, नो पावर्टी से। अगर मनरेगा से संबंधित कोई आपके डेटा दे दे तो भी आपका सवाल यहाँ नो पावर्टी से बन रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019 से 21 के बीच में आया है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखें तो इंश्योरेंस और हेल्थ स्कीम के हिसाब से काफी जबरदस्त सुधार देखा गया है। तो ये सब नो पावर्टी गोल में आते हैं। अब देखो अगर मैं एसडीजी गोल 2 की बात करता हूँ जिसको जीरो हंगर, ठीक है, जीरो हंगर। अब इसमें देखिए इसमें भी भारत ने अच्छी, जैसे अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो अभी आया है इसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखाया गया है। और भारत ने पिछली बार भी इस रिपोर्ट को क्या किया था, इस रिपोर्ट को भारत ने रिजेक्ट कर दिया था। भारत ने क्या किया था, भारत ने रिजेक्ट कर दिया था इस रिपोर्ट को। इस बार भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई गई है। लगभग 105वां स्थान भारत का दिखाया गया है, ठीक है, 2024 की रिपोर्ट में। हाँ मोबाइल फोन है ना, देखो प्रीति के पास भी मोबाइल फोन है, लेके बैठी है। अब देखो इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुआ है गोल 2 में, कि अगर मैं बात करता हूँ एसडीजी 3 जो पिछली बार 2020-21 में आया था, उसमें जो ये गोल एसडीजी 2 क्या था, एस्पिरेंट कैटेगरी में था, वो जब इस बार 2023-24 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 आया है तो उसमें क्या हुआ है, परफॉर्मर कैटेगरी में हुआ है। तो इसमें भी अच्छी सुधार हुआ है। जैसे इस गोल के बारे में पर्टिकुलर आपको याद रखना है कि एस्पिरेंट से परफॉर्मर कैटेगरी में एंटर कर चुका है 99%, ध्यान देना 99% लगभग में लोग एनएफए से 2013 के अंतर्गत कवर हो चुके हैं। और अगर मैं प्रोडक्टिविटी में बात करूं तो प्रोडक्टिविटी में चाहे वो राइस की हो चाहे व्हीट की हो, इसका डेटा भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसमें भी जबरदस्त 2018-19 से जो लगभग में 2995 किलोग्राम पर हेक्टेयर पैदावार थी वो बढ़ के 3052 हो गई। ठीक है, अगर जीबीए की मैं ग्रास वैल्यू एडेड की बात करूं तो इसमें भी एक जबरदस्त सुधार आपको देखने को मिला है। इसी वजह से जीरो हंगर में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। अगर मैं आपके गोल 3 की बात करता हूं जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करता है, अब इसमें देखो एक डेटा आपको मैं बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2018 में पहली चीज ये स्कोर 52 स्कोर मिला था गुड हेल्थ एंड वेलबींग को। इस बार एसडीजी स्कोर कितना मिला है, 77 मिला है, मतलब अच्छा, ठीक है, फ्रंट रनर अप कैटेगरी में आ गया है, फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ गया है। अब यहाँ एक डेटा आपको देता हूँ, देखिए जो एमएमआर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो 1 लाख लाइव बर्थ पर है वो 97 पहुंच चुकी है, ठीक है, 97। ये एक डेटा देखिए आपके सामने है। अगर मान लेते हैं आपसे एमएमआर पे कुछ पूछा जाए तो आपको कम से कम आपके पास एक डेटा है, और इन सभी से सवाल आपके बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसको आप जानते हो।
तो चाहे ये क्लास आपको 2 बार देखनी पड़े, 3 बार देखनी पड़े, लेकिन इन सभी चीज़ों को क्लास को आप देखिएगा, ये सभी पूरी क्लास देखिएगा, क्योंकि जो है इसमें जो आपको डेटा मिल रहा है वो डेटा सिर्फ ये मत समझिए कि वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स करके जब आपसे पूछा जाएगा तभी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, जो मैं एक बार मोर्टलिटी रेट की बात करता हूँ, अंडर 5 मोर्टलिटी रेट की, तो वो भी जो 2016-18 में 36 थी वो 32 हो गई है, कम होकर 2018-20 तक ही। और अगर मैं 9 से 11 मंथ के बच्चों की बात करता हूँ तो पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हो गए हैं। कैसे? 93% इम्यूनाइज्ड हो चुके हैं। और साथ ही इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 87% ट्यूबरक्लोसिस के केसेज को, मतलब जो टारगेट था हमारा उस टारगेट की अपेक्षा हमने अच्छी परफॉर्मर दी है और 87% ट्यूबरक्लोसिस के केसेज को टारगेट किया है हमने, इसको ध्यान रखना। आगे देखिए, अगर मैं एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी गोल 4 की बात करता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन में भी अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देना, जो 2021-22 में 2021-22 में लगभग में क्या हुआ है, 96% तक पहुंच गया है क्या, एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेट जो है। जबकि 2018-19 में बात करें तो ये सिर्फ 87% था, तो इसमें भी सुधार हुआ है, जिसमें से लगभग 14 स्टेट एंड यूटीज लगभग 100% सुधार कर चुके हैं। देखो एक चीज आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और वो क्या है, छात्र और अध्यापक रेशियो, पुपिल टीचर रेशियो, जो 18 था 2021-22 में, ठीक है, और उसको सुधार करके लगभग 30 तक पहुंचाया गया है। अगर मैं बात करूं तो लगभग में 88% स्कूल्स ऐसे हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर दोनों की उपलब्धता है। 100% पैरिटी है फीमेल और मेल के बीच इन हायर एजुकेशन में, खासकर 18 से 23 साल के बीच की अगर मैं बात करता हूं। महिलाओं की खता, किस बात की महिलाओं की खता? सृष्टि आशीर्वाद, कहाँ गायब रहती हो भाई? हम्म, देखिए अगर मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करता हूँ, एसडीजी 5 है जो हमारा। अब आइए देखिए, प्रीति को बहुत पसंद है जेंडर इक्वालिटी, श्री नहीं है, नहीं तो उसको भी पसंद होती। अब देखो अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करता हूँ तो 2018 में जेंडर इक्वालिटी को मिला था 36, लेकिन 2023-24 में 49 स्कोर, 49 स्कोर मिला है। इसमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात की गई है, फीमेल पर 1000 मेल, ये 929 है। अच्छा, कमेंट में कोई बताएगा कि अभी वर्तमान में जो बेसिकली रेशियो है मेल और फीमेल का, वो भारत का कितना है वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में बताएंगे। कैसे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से अगर मैं बात करूं सेक्स रेशियो क्या है, सेक्स रेशियो क्या है भारत का, कोई बताएगा? अगर 2021 की बात करूं, सॉरी 2011 में, यही सेक्स रेशियो अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में कितना था, 943, याद है? ठीक है, 943। लेकिन ये अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करूं तो ये 1020 है। मैं ओवरऑल स्कोर की बात, यहाँ क्या बात की गई है, यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात की गई है जो कितना है, 929, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात की गई है, यहाँ ओवरऑल सेक्स रेशियो की बात की गई है, और यहाँ 2011 के सेक्स रेशियो की बात की गई है। 2011 का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा, 943, 1020, 120, 1020 और साथ में आपका 929, ये तीनों सेक्स रेशियो हैं लेकिन अलग अलग हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं बात करता हूँ फीमेल और मेल अर्निंग की, तो अर्निंग में भी देखा जाए तो बहुत अच्छा सुधार आपको देखने को मिलता है। साथ ही फीमेल और मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी सुधार हुआ है, खासकर 15 से 59 वर्ष के बीच में जो हमारी वर्किंग फोर्स है उसमें भी एक जबरदस्त सुधार देखा गया है। 74% मैरिड वीमेन अगर देखें तो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या होता है, मतलब मॉडर्न तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 बता रहा है 2019 से 21 के बीच में। ठीक है, और लगभग जैसे अभी प्रीति ने डेटा दिया था वहां पे कि 53.90, मतलब लगभग 54% वीमेन के पास में अपना मोबाइल फोन है, जो 15 से 59 साल, मतलब आप लोग भी उसी में आते हैं। ऐसा कौन? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने बताया 5 में
कि 53 से 54% महिलाएं ऐसी हैं 15 से 59 साल के बीच में जिनके पास अपना मोबाइल फोन है। पहले ये सब चीजें नहीं रहती थी। ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जेंडर इक्वालिटी सामने आ रही है। नहीं तो पहले अफोर्ड भी कर सकती थी, लेकिन आज भी आपको ग्रामीण एरिया में ऐसी चीजें दिखाई देने लगेंगी जहां पर जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को लोग फोन अलाउड नहीं करते हैं, मोबाइल फोन अलाउड नहीं करते हैं, लड़के लेके शान से घूमते हैं। हो सकता है उनके पास आईफोन हो, लेकिन एक कीपैड वाला फोन भी लड़कियों को नसीब नहीं होता है। अभी भी रूरल एरियाज में ऐसे ऐसे घर पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। ठीक है सृष्टि, अभी सही हो गया? अभी सही हो गया ना? देखिए, अगर मैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करूं तो इसमें भी अच्छा सुधार जो है किया गया है। कैसे? एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है। जो 2018 में 63 था, 2023-24 में इसका स्कोर 89 हो गया है। तो इसने भी अच्छा सुधार किया है। जो बेसिकली अगर मैं बात करता हूं कि जब यहाँ पे वाटर एंड सैनिटेशन की बात की जाती है, तो लगभग में ऑल इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स हैं जिनके घर में टॉयलेट बना हुआ है। मतलब यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया है। ओडीएफ अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अगर मैं बात करता हूं तो ऑल इंडिविजुअल हाउसेज हैं जहां पर टॉयलेट बना हुआ है। तो ये क्या है? ये एक इम्प्रूवमेंट है, ये सैनिटेशन की तरफ का एक अच्छा काम है। अगर मैं 99% के आसपास में बात करूं तो जो ग्रामीण घर हैं उनके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्स हैं उसमें सुधार हुआ है, क्योंकि टैप वाटर पहुंचा है। 94% ऐसे स्कूल हैं, लगभग 94 से 95%, जिनके यहाँ टॉयलेट गर्ल्स के लिए अलग से फंक्शन हैं। आप सोचिए, अगर मैं इस चीज को देखूं, ठीक है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखा गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में। हाँ, पहले से बेहतर है। अगर मैं गोल 7 की बात करता हूँ जो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट स्कोर देखा जाए तो लगभग में 2018 में जो 51 रहा है, 2023-24 में 96, 96 सबसे हाईएस्ट परफॉर्मर रहा है। मतलब फ्रंट रनर में सबसे ज्यादा स्कोर मिला है किसको? एसडीजी गोल 7 को, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये किसका कारण है भाई? आप देखिए, जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सरकार फोकस कर रही है, चाहे वो पीएम सूर्य घर योजना की बात कर लो, चाहे वो सौभाग्य स्कीम की बात कर लो, इन सभी को आप देखिए तो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। 100% हाउस होल्ड हैव एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर सौभाग्य योजना। मतलब कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर बिजली ना हो। ठीक है, और साथ ही एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है क्लीन कुकिंग में। एलपीजी और पीएनजी उसमें लगभग 92% जो 2020 में थे, अभी 2024 में 96% से ज्यादा के घर कवर हो चुके हैं। अब उनके यहाँ चूल्हा नहीं फूकना पड़ता है। हालांकि फूकते हो अलग बात है, बट हाँ, जनरली आपके यहाँ अगर गैस कनेक्शन है तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि आपको चूल्हा नहीं फूकना पड़ रहा है। सृष्टि बताओ, चूल्हे पे खाना बनाती है गैस पे? हम्म। अगर मैं गोल 8 की बात करता हूँ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें भी एक अच्छी प्रगति आपको देखने को मिल रही है। 2022-23 में अगर देखें तो लगभग में 5.8% की एनुअल ग्रोथ रेट रही है। कहाँ? इंडिया जीडीपी पर कैपिटल में। ठीक है, मतलब प्रति कैपिटल जीडीपी में, प्रति कैपिटल जीडीपी में लगभग में प्रति व्यक्ति जीडीपी में 5.8% की ग्रोथ आपको इंडिया में देखने को मिली है 2022-23 में। अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं 15 से 59 साल के बीच में, तो 2018-19 में जो 6.2% था, वो अभी 2022-23 में 3.40% है। अब ध्यान देना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर इंडिया में बात की जाए तो 3.40% आप याद रखिएगा। अगर मैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करता हूं, खासकर 15 से 59 साल के बीच में, तो ये जो 53% के आसपास में 2018-19 में था, ये 61% हो गया है 2022-23 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। 95% ऐसे घर हैं जिसमें कम से कम एक मेंबर का बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है। अदरवाइज सबका ही है, बट 95% की कम से कम एक मेंबर का जरूर है। जनधन योजना के पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारे आपको घर और बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते थे जिनका अकाउंट नहीं होता था। 55% के आसपास अकाउंट जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं के द्वारा मेंटेन किए जा रहे हैं। ये सारे प्रयास हैं इन सभी गोल को अचीव करने में।
अगर मैं SDG 9 की बात करता हूँ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें में भी भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2018-19 में जो स्कोर क्या था 41 था, अभी यही स्कोर इसका 61 हो गया है। लगभग में 99%, मतलब मैं कहूँ अगर 100% कहूँ तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि 99.7% अगर मैं बात करूँ तो जितने घर हैं वो सब ऑल वीदर रोड से कनेक्टेड हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 99.7% ऐसे घर हैं जो ऑल वीदर रोड के साथ कनेक्टेड हैं। 93% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास में कम से कम एक मोबाइल फोन है। 95% ऐसे हैं, गांव की बात कर रहा हूं, जो गांव में लोग 3G और 4G की सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं गोल 10 की बात करता हूं कि रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, तो उसमें अगर बात करता हूं तो लगभग बहुत सुधार हुआ है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जब जहां पे 33% का रिजर्वेशन होता है, ठीक है, रिजर्वेशन होता है, वहां अगर बात करूं तो 45.61%, मतलब अप्रोक्सीमेट 45% पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जो स्थान है वो महिलाओं के द्वारा है। महिलाएं मतलब उन पे विराजमान है, भैया पदासीन है, सुन लो, आसीन है। अगर मैं 28.57 रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो SC/SC का है। कहाँ पे? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज में, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें लगभग में 28% से ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन किसका है? SC/ST का। तो ये हमारा रिड्यूस्ड, इससे पता चलता है कि हमारी इनइक्वालिटीज रिड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, हम इक्वालिटी की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं SDG 11 की बात करता हूँ, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यही डेटा आपको जो है क्या करता है, एग्जाम में पास कराता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आयोग किस तरह के सवाल आपसे पूछ लेता है, और कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आयोग सिर्फ डेटा पूछता है। और जो मैं डेटा बता रहा हूँ इन्हीं सब डेटा में से काफी पूछा गया है। आप अगर पिछले साल UP PCS की बात करिए तो उसमें देखिए कितने भयानक भयानक डेटा पूछे थे, जिनको कोई समझ नहीं सकता था। कितने ये स्कीम कितने नंबर्स तक लागू की गई थी, कितने लोगों तक लागू की गई थी, मतलब कुछ हजार में करके, जैसे 8,951 तक के इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते थे। तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी देखिए, अगर मैं सस्टेनेबल सिटीज की बात करता हूं तो इसमें भी 2018 में 39 से 2023-24 में 83 स्कोर पहुंच सकता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। इसमें अगर मैं बात करता हूं, देखो इसमें प्रगति सरकार ने कहाँ की है। देखो यहाँ पर आप देखिए, जैसे शहरों में सीवेज जनरेट होता है, तो जनरेट सीवेज होता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट की कैपेसिटी है वो बढ़ी है। मतलब शहरों का जो सीवेज जनरेट होता है, उस सीवेज के ट्रीटमेंट की कैपेसिटी शहरों की बढ़ी है। जैसे 2018 में 38% ट्रीटमेंट हो पाता था, 2020-21 में 51% हो गया। और साथ ही जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसका भी जो है अगर देखा जाए तो जो उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको 2020 में 68% से 2024 में 78% प्रोसेस कर दिया जाता है। 97% वार्ड्स ऐसे हैं जहां पर 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किया जाता है निगम के द्वारा। 90% वार्ड ऐसे हैं जहां 100% सेगिट, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है उसको कवर किया गया है। अगर मैं बात करता हूं आपके गोल 12 को, ये रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की, इसमें भी भारत ने बढ़िया सुधार किया है। और 2022 में अगर मैं बात करूं तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो लगभग में 91% ट्रीटेड है। आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें भी भारत ने जो 2020-21 में 74 स्कोर था, 2023-24 में उसका स्कोर बढ़ के 78 हो गया। किसका? जी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 55% हजार्डस जो वेस्ट होता है वो रिसाइकिल हो जा रहा है। मतलब जो टोटल हजार्डस वेस्ट जो जनरेट होता है उससे लगभग में 54.99%, लगभग 55% उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। जबकि 2018 में यही आंकड़ा कितना था? सिर्फ 45% के आसपास। ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छा सुधार देखा गया और इसी वजह से 74 से इसका स्कोर बढ़ के 78 हो गया है। अगर मैं क्लाइमेट एक्शन की बात करता हूं, इसमें भी बहुत अच्छा सुधार दिया गया है, जो हमारा क्या है, SDG 13 है। इसमें देखो बहुत अच्छा सुधार, लगभग 13 पॉइंट का सुधार देखा गया है।
अगर मैं बात करता हूँ 2020-21 जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3 आया था, उसमें परफॉर्मर कैटेगरी में ये गोल था, लेकिन इस बार 67 के साथ ही फ्रंट रनर कैटेगरी में पहुंचा है 2023-24 में। अगर मैं डिजास्टर, देखो एक चीज ये पढ़ लीजिएगा, मैंने एक बार आपको पढ़ाया है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स या डिजास्टर रेजिलियंस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें भी भारत ने सुधार किया है और 19.2% इस वक्त इसका स्कोर है इस इंडेक्स का। अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी से, तो उसमें भी 36% जो 2020 में था, 2024 में 43% के आसपास जनरेशन, 43% के आसपास का जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से होता है। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा जो है प्रयास किया गया है। अगर मैं इंडस्ट्री जो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड की बात करूं तो लगभग 94% इंडस्ट्री ऐसी है जिनको इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करना पड़ता है। देखो आप केवल 2 गोल आपके बचे हुए हैं, क्योंकि एसडीजी 14 पे आपका जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड जारी नहीं होता है। तो कमेंट में बताइए अगर जारी नहीं होता है तो एसडीजी 14 है क्या, कमेंट में देखें कौन बताता है एसडीजी 14 के बारे में। नाम बताइए एसडीजी 14 स्कोर का। लाइफ ऑन लैंड एसडीजी 15 जो है इसमें जो 2018 में इसका स्कोर कितना था 50, ठीक है, जो अभी कितना हो गया है लगभग में 66 हो गया है, 66 है। 2020-21 में 66 था, 2023-24 में 75 हो गया है। 2018 में एक्चुअल प्री कोविड में बहुत अच्छा इसका परफॉर्मेंस थी, 90 स्कोर था। देखिए 2018 में जब पहला इंडेक्स जारी हुआ था उस समय इसका 90 स्कोर था, फिर 2020-21 में इसका कितना हुआ 66, अभी इसका स्कोर 75 आया। ओवरऑल इंडिया का स्कोर जरा कमेंट करिए, अभी मैंने पढ़ाया था, ओवरऑल स्कोर कमेंट करिए इंडिया का, देखें कौन बताता है। एसडीजी इंडिया एंड इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में इंडिया का स्कोर, ओवरऑल स्कोर कमेंट करिए, जल्दी बताइए। हाँ लाइफ बिलो वाटर, बिल्कुल क्या है लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। अब इस स्कोर में भी अगर मैं बात करूं तो 2020-21 में जो इंडेक्स 3 आया था, ठीक है, उसमें स्कोर को इंक्रीज बहुत अच्छे से किया गया है। कैसे हुआ है 2023-24 में, ठीक है, 75 आ गया, मतलब 66 से 75 डायरेक्ट पहुंचा है। और लगभग में 25% ज्योग्राफिकल एरिया, देखो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 25% ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। ये कौन बता रहा है, ये आपके इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बता रही है। ठीक है, इसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा 2021। और यही जो आपकी ISFR 2020 है यही बताता है कि लगभग 1.11% का कार्बन स्टॉक जो है बेसिकली इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका नेक्स्ट आता है 16। तो जो 16 गोल है हमारा पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस का, इसमें भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट आपका इंप्रूवमेंट देखा गया है। देखिए 2018 में 71 स्कोर था, 2020-21 में 74, 2023-24 में 74 हो गया है, मतलब 2020 और देखो अब इसमें एक सवाल आपसे मान लेते हैं बना दें कि एसडीजी 16 जो है उस 16 में भारत ने अच्छी प्रगति की है और ये पिछली बार से इस स्कोर में कोई परिवर्तन हुआ है। ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 3 से इंडेक्स 4 में परिवर्तन हुआ है। तो ध्यान देना दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, समान स्कोर है। 95% जो पॉपुलेशन है वो आधार कवरेज से कनेक्टेड हो चुकी है। 89% जो बर्थ हैं वो बच्चों की वो अंडर 5 क्या हुआ है रजिस्टर्ड होती हैं अब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 71% चार्जशीट अब जो आईपीसी के तहत क्राइम है उनमें दाखिल हो जाती है, ऐसा कौन बता रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 का डेटा आपको बता रहा है। आप देखिए इस तरह से आपके जो 16 एसडीजी हैं इन सभी पे मैंने बहुत डिटेल में आपके सामने बात कर दी है और ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से पहले से पढ़ लीजिएगा। भारत का स्कोर एक बार फिर से याद करा दे रहा हूँ आपको कि 2018 में जो इंडेक्स 1 आया था उस समय भारत का ओवरऑल स्कोर 57 था। 2019-20 में भारत का जो ओवरऑल स्कोर है वो कितना है, वो आपका आया है 60। फिर इसके बाद 2020-21 में आपका 66 आया 66 और इसके बाद 2021-22 22-23 में कोई रिपोर्ट जारी नहीं हुई है। 2023-24 में इंडेक्स 4 आया जिसमें भारत का ओवरऑल स्कोर 71 है। ठीक है,
इसको ध्यान रखिएगा। अब इसी के साथ में इस सवाल को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए इसमें केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान देना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये थोड़ा करेक्ट कर लो, ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, ये लेकिन अभी इसका आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, क्योंकि ये तब केरल टॉप पे था, फिर दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था, फिर आपका आंध्र प्रदेश था, फिर गोवा था, ठीक है। ये कब की बात है, ये 2020-21 की बात थी। लेकिन अगर मैं इस इधर की आपसे बात करता हूँ तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको देखिए भाई, किसकी बात कर रही हो प्रीति? प्रीति किसकी बात कर रही हो? 109 किसकी बात कर रही हो? वाह राधे, दोबारा क्लास देख लेना है। लगभग में आधा घंटा लगा है इस पूरे जो है रिपोर्ट को पढ़ाने में, और आप कह रहे हो कि एक बार और पढ़ा दीजिए। दोबारा क्लास देख लेना भाई। कोई एक टॉपिक हो, कोई किसी चीज में तो बताओ, दोबारा बता दें क्या पूछना चाह रही हो। अब पूरा रिपोर्ट फिर से करा दें? इसको देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपके काम आएगा। अभी पढ़ाया जाए, क्लास बंद किया जाए, बताइए। पढ़ाया जाए, क्लास बंद किया जाए, जैसा बताएं आप लोग। नहीं नहीं, दोबारा नहीं कराएंगे, आगे बताओ इसको कराएं कि ना कराएं। क्योंकि इसको कराने का मतलब ये है, देखो G7 शिखर सम्मेलन है। अब G7 शिखर सम्मेलन अगर हमें करना है तो हमें G7 शिखर सम्मेलन 2024 इसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। और ये कहाँ पे हुआ था, इटली में, ठीक है। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे से हमें पढ़ लेना चाहिए। तो आप बताइए, अगर आप चाहें तो लगभग कम से कम नहीं कुछ तो 10 मिनट से 15 मिनट लगेगा, मैं इसको भी कवर कर सकता हूँ आपके सामने। हाँ, तुम तो थक गई होगी ना श्री पढ़ के, आई हो 5 मिनट में, तुमको तो थकावट लगी जाती है कि सर अब रहने दो। हाँ, डेटा बहुत हो गया, उस डेटा को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी सर और मुंह दोनों दर्द करने लगा है। हाँ, इटली में हुआ। पुगलिया, पुगलिया, याद है पुगलिया, इटली। मैंने पढ़ाया भी था आपको। चलो ठीक है, मैं एक काम करूंगा। राधे, सुनो सृष्टि, मैं इसमें जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड है, सिर्फ इतनी क्लास को कट करके और दोबारा से एक वीडियो फॉर्मेट में मैं कल डलवा दूंगा, और आप लोग सिर्फ इसी रिपोर्ट को पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं कर दूंगा। हाँ, इस बार इटली में हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। अभी अपने पास टाइम है, तो ध्यान देना, क्लास इसी तरह से चलेगी कि अगर G7 से संबंधित सवाल आता है तो हम G7 के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे, देखते हैं आयोग कहाँ से पूछता है सवाल। अगर एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के बारे में आया तो मैंने देखो सब कुछ उसके बारे में पढ़ा दिया, सारे गोल की परफॉर्मेंस आपको पढ़ा दी। अब ये काम आपका है कि आप उसको रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। अपुलिया नहीं, अपुलिया क्या होता है? हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, गुड। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। अच्छा हाँ, एक चीज बताना चाहेंगे, सुन लीजिएगा।
लाइव क्लास की अगर मैं बात करूं तो लाइव क्लास अब आपकी मंडे से होगी और ट्यूसडे से आपका करंट अफेयर भी चालू होगा और ये वाली क्लास भी चलेगी। बाकी वीडियो अपलोड होते रहेंगे दो तीन दिन, बट इधर 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस वजह से जो है आपकी वीडियो अपलोड होंगे। लेकिन लाइव क्लास आपकी मंडे इवनिंग से चलेगी और ट्यूसडे से आपका करंट अफेयर भी चलेगा और वो करंट अफेयर पूरे 1 साल का करंट अफेयर का रिवीजन कराया जाएगा। और साथ ही आप लोग देख रहे हो कि प्रीवियस जो पीवाईक्यू एनालिसिस है प्रीवियस ईयर, हाँ ठीक है ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है उसमें भी जो है क्या कहते हैं हम लोग करंट अफेयर से संबंधित जितने सवाल हैं उस पर ज़्यादा टाइम दे दे रहे हैं, क्योंकि ये सारे सवाल क्या हैं, ये सारे सवाल करंट अफेयर से पूछे गए थे। बाकी उस पर बाकी जो ज्योग्राफी या हिस्ट्री रहा है उस पर हमने ज़्यादा समय नहीं दिया है। लेकिन ये जो करंट अफेयर के लास्ट में सवाल हैं इन पे हमें थोड़ा समय देना चाहिए, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे, तभी हमारा परफॉर्मेंस चाहे आर ओ में हो चाहे यूपी पीसीएस में हो अच्छा आ पाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।